नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने डॉक्टर सुभाष चंद्र, सहायक आचार्य हिंदी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के एक छोटी सी जगह पर कार्यरत हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कालखंड छायावाद के बारे में बात करने जा रहे हैं। छायावाद का हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। अक्सर ये देखने में आया है कि छायावाद की जो मूल अवधारणा है वो कहीं न कहीं बहुत सारी किताबों में स्पष्ट नहीं हो पाई। एक विद्यार्थी के नाते मैंने जो अध्ययन किया है और निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छायावाद को पढ़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ निष्कर्ष मेरे सामने आए हैं और छायावाद जिस रूप में स्पष्ट मैंने किया है वो आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो किसी भी कालखंड को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उसकी कालावधि को समझना होता है, और वो जो कालावधि है, समय सीमा जो है, वो सबसे पहले हम निर्धारित करते हैं। छायावाद की समय सीमा 1918 से लेकर 1936 के बीच है। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि छायावाद की शुरुआत 1918 से मानी गई है और इस काल का प्रभाव 1936 तक देखने को मिलता है। 1936 के बाद हिंदी में एक नई धारा, प्रगतिशील आंदोलन की धारा शुरू हो जाती है। इसलिए हमें छायावाद की जो समाप्ति है वो 1936 तक माननी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1918 से लेकर 1936 के बीच जो कविता लिखी गई उसको छायावाद के नाम से जाना गया। अब सबसे पहले सवाल ये है कि आखिर छायावाद से तात्पर्य क्या है। अलग अलग विद्वानों ने छायावाद का अलग अलग अर्थ किया है, अलग अलग उसको परिभाषित किया है। सबसे पहले मैं आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो समझ है छायावाद के प्रति वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को रविंद्रनाथ की कविताओं से आया हुआ और ईसाई संतों के फैंटेस्माटा शब्द से जोड़ा है। फैंटेस्माटा शब्द का अर्थ होता है छायाभास। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ईसाई संतों के फैंटेस्माटा शब्द से जोड़कर छायावाद को यूरोप से आई हुई एक काव्य प्रवृत्ति माना। बाद में उसके जो विद्वान आए उन्होंने छायावाद का जो संबंध है वो कई शब्दों से जोड़कर लगाया। जैसे सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने 1920 में श्री शारदा नाम की एक पत्रिका जो जबलपुर से निकलती थी उसमें हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंधों की एक लेखमाला छपवाई और उसमें उन्होंने छायावाद का जो अर्थ बताने की कोशिश की वो आध्यात्मिकता से है। दूसरा अर्थ उन्होंने अस्पष्टता से इसका लिया और उन्हीं लेखमालाओं में छायावाद के अर्थ को स्पष्ट करने की कोशिश की गई। उसके बाद सुशील कुमार जी ने भी छायावाद के ऊपर अपना निबंध लिखा। उसमें भी उन्होंने छायावाद को अस्पष्ट बताया। उसके बाद में नंद दुलारे वाजपेयी आए। उन्होंने छायावाद को व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान कहा। तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बताया। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा दी।
और उसके बाद में 1955 में हिंदी में छायावाद नाम से एक किताब आई, जिसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। छायावाद के ऊपर विधिवत रूप से यह हिंदी साहित्य में पहली किताब है और बहुत ही शोधपूर्ण तरीके से लिखी गई किताब है। इस किताब में नामवर जी ने पहले से छायावाद के प्रति जो चली आ रही स्थापनाएं थी, धारणाएं थी, उनको सम्मिलित करते हुए छायावाद को राष्ट्रीय जागरण से जोड़ा। छायावाद के संदर्भ में यह उनकी पहली और मौलिक इस तरह की अवधारणा थी। उन्होंने कहा कि छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। दूसरी ओर प्राचीन काव्य रूढ़ियों से मुक्ति वह चाहता है, तो एक ओर विदेशी पराधीनता से मुक्ति चाहता है। यह जो परिभाषा है, यह छायावाद के लिए बिल्कुल माकूल बैठती है और बाद के जो विद्वान हैं उन्होंने इस परिभाषा को स्वीकार भी किया। और मुझे लगता है कि तमाम जो परिभाषाएं अनेक विद्वानों के द्वारा दी गई, उनमें सर्वमान्य परिभाषा छायावाद की बैठती है। इसके पीछे मेरा ये तर्क है कि कोई भी काव्य धारा काल से कटकर नहीं होती है। कोई भी प्रवृत्ति जो है वह युगबोध से हटकर नहीं होती है। याद कीजिए, यह कौन सा समय है? यह वह समय है जब भारत विदेशी पराधीनता के अधीन है, भारत अंग्रेजों के अधीन है। 1918 तक भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश हो चुका है और उस समय जो राजनीति में जो काम गांधी जी कर रहे थे, वही काम कविता में छायावादी कवि कर रहे थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो छायावाद की जो कविताएं हैं वो राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्तियां हैं। दूसरी तरफ जो गांधी जी जिस तरह से भारतीय समाज में रूढ़ियों से मुक्ति दिलाने का कार्य कर रहे थे, उसी तरह से छायावादी कवि काव्य रूढ़ियों से, जो प्राचीन काव्य रूढ़ियां थी, खासतौर से जो रीतिकालीन रूढ़ियां थी, उनसे मुक्ति का प्रयास छायावाद कर रहा था। और उसके लिए उन्होंने एक नए मार्ग की खोज की और वह जो नया मार्ग है वह छायावाद है। इस तरह से अब जो हमारे सामने छायावाद की जो एक पृष्ठभूमि स्पष्ट हुई वह यह है कि छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। अब हम आगे चलते हैं कि छायावाद जो है वो है क्या, ये हमारे समझ में आ चुका है। छायावाद की जो प्रवृत्तियां हैं वो क्या है। शुरू में छायावाद ऐसी कविताओं के लिए एक शब्द चल पड़ा। कैसी कविताओं के लिए? कि जो 1918 से लेकर 1936 के बीच में जो कविताएं लिखी गई, उन कविताओं के लिए छायावाद शब्द चल पड़ा। लेकिन छायावाद का कोई शाब्दिक अर्थ उस युग में नहीं है। नामवर जी कहते हैं कि छायावाद विभिन्न प्रवृत्तियों का एक पुंज है और वो जो छायावाद की जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे व्यक्तिवादिता है, जैसे प्रकृति चित्रण है, जैसे छायावादी कवियों की जो नारी भावना है और कल्पना है उनकी, उन सारी प्रवृत्तियों को मिलाकर जो एक सर्वमान्य परिभाषा हमारे सामने बनती है वो छायावाद है। यही छायावाद की विशेषता है। धन्यवाद।